सैन फ्रांसिस्को के हनिंगटन पार्क के करीब ये छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट इसके लिए एकदम परफेक्ट था। अगरचे 450 मुरब्बा फुट के अपार्टमेंट में बिछा कालीन सस्ता, बाथरूम और किचन काफ़ी पुराने हो चुके थे, लेकिन असल अहमियत इसकी खिड़की से नजर आने वाले मंजर की। निक ने खिड़की के करीब जाकर पार्क के वस्त में फाउंटेन ऑफ टर्टल्स पर एक नज़र डाली। यह रोम में फोंटाना डिले टागले की एक नकल था। इसकी नज़रें मुजस्समे के चश्मे से गुजरकर गली के उस पार 4 यानी इंटू की शानदार इमारत की तरफ चली गई जो हनिंगटन होटल की थी। अगरचे फ्लोर पर इसने जर्द रंग के साइबान को देखा जिस पर स्याह धुंधले हरूफ में दी बिग 4 रेस्टोरेंट लिखा था। क्या किराए में कोई रियायत हो सकती है? निक ने अपार्टमेंट मैनेजर से पूछा। वो क्लिप बोर्ड लिए सुनहरे बालों वाली एक पुरकशिश औरत थी जिसने इसे मारिसा ब्रेडी की याद दिलाई। नो सॉरी, इसने कहा, मैं जानती हूँ कि ये बुक स्टूडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नॉब हिल है। निक खिड़की से बाहर देखता रहा। इसके बाल छोटे और स्याह थे, क्रिस्टल नीली आंखें और गले में इसने एक क्रॉस के साथ पतली सी सोने की जंजीर पहन रखी थी। अपार्टमेंट मैनेजर ने कहा, कोई दबाव नहीं, लेकिन ये जगह मैं अब क्या कहूँ, पार्क के ऐसे नज़ारे हर जगह नहीं मिलते। ओके, मैं ले लूँगा। ग्रेट, मगर याद रहे यहाँ सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, ना ही कोई जानवर पाल सकते हैं। मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की और मेरा कुत्ता पिछले साल गुजर गया। मुझे अफसोस है, ये हमेशा मुश्किल होता है। निक ने सर हिलाया। एशन एक वफादार दोस्त था, लेकिन मुझे ये जानकर सुकून मिलता है कि वह अब लॉर्ड के साथ है। अपार्टमेंट मैनेजर एक लम्हा के लिए हिचकिचाई। मजहबी बातों ने जाहिर है इसे बेचैन कर दिया था। ठीक है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या करते हैं? निक ने खिड़की से रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा। कहा, मैं आर्मी में कैप्टन हूँ। ओह, इसने एक लम्हा को तवक्कुफ किया। तो ऐसे में क्या आपको परेड बेस के करीब कोई रिहाइश नहीं देखनी चाहिए? मेरा मतलब है, मैं जिस कंपनी के लिए काम करती हूँ वो पैसिफिक हाइट्स में इमारतों का इंतजाम करती है। मैं देख सकती हूँ कि आया कोई अपार्टमेंट। दरअसल मैं जल्द रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में कैरियर देख रहा हूँ। मैंने 20 साल तक अपने मुल्क की खिदमत की है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की खिदमत करूँ। अपार्टमेंट मैनेजर ने बेचैनी से सर हिलाया। ठीक है, फिर मुझे सिर्फ क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। इसने इसे क्लिप बोर्ड दे दिया। क्या आप इसे भर सकते हैं? निक महीने की पहली तारीख को जब अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो इसके पास सिर्फ एक डफल बैग, एक स्लीपिंग बैग था। स्टूडियो में दाखिल होकर इसने दरवाजे को डबल लॉक किया। कमरे में ताज़ा पेंट की बू आ रही थी, इसलिए इसने ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोल दी। इसने अपना स्लीपिंग बैग खोला और अपने डफल को खोला और मुकद्दस बाइबल निकाली जिसे इसने अपने आर्जी बिस्तर पर रखा। इसने डफल से लकड़ी का एक छोटा क्रॉस, एक हथौड़ा, 1 किलो का डब्बा निकालते हुए खिड़की के दीवार पर कील ठोंगी और स्लीप को वहाँ लटका दिया। वह बैग के साथ बैठा सारे कपड़े बाहर निकाल रहा था। इसने जो चीज़ बैग की तह में छुपा रखी थी, इसके हाथ रुके जब इसके हाथ इससे टकराया। 300 विंचेस्टर मैग्नम राइफल कारतूस का एक बॉक्स और एक रेमिंगटन M2010 स्नाइपर राइफल। हर जुमे को ठीक 12:45 पर सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज चार्ल्स अपनी ग्रे BMW से सैन फ्रांसिस्को से अपने एक करीबी द बिग 4 रेस्टोरेंट तक आता था। अपने CPA एथन ल्यूट के साथ हफ्तावार खाने पर मुलाकात करने, जो इसका बेहतरीन दोस्त भी था। दोनों ही गंजे थे और 60 की दहाई के अवाइल से थे। हमेशा एक ही मेज़ पर बैठते, आमतौर पर एक ही लंच का ऑर्डर देते। लंच के दौरान वो एक दूसरे की बीवियों और बच्चों का अहवाल ज़रूर लेते, खेलों और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते और अपने हफ्ते भर की तफसीलात शेयर करते। इन लंच के दौरान जज विंटर्स हमेशा होश मिजाज और हंसमुख नजर आता। हालांकि कोर्ट हाउस में वो बदमिजाज और गुस्सीला मशहूर था। अटॉर्नी और पब्लिक डिफेंडर भी इसके मलामत से महफूज नहीं थे। मुद्दा अलैहान भी इसकी तनकीद की ज़द में रहते। इसने हमेशा पेशा वाराना ज़िंदगी के दौरान मुजरिमों को कानून की तरफ से मुतय्यन करदा सख्त तरीन सजाएं सुनाई थी और इस दौरान में बहुत से दुश्मन भी बनाए थे जिनमें ज़्यादातर मुजरिम थे और यह भी साफ यहाँ था कि वो सब इसके खून के प्यासे थे। ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह जानता था। जुमा 3 अक्टूबर को दोपहर 12:58 पर निक ने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से देखा कि जज विंटर्स ने अपनी कार पार्किंग में छोड़ी है और द बिग 4 में दाखिल हो गया। निक ने पिछले 3 हफ्तों से जुमे की कई दोपहरें पार्क में गुजारी थी। क्रॉनिकल पढ़ते हुए इसकी तमाम हिस्सियात बेदार और असाब चौकन्ना रहते। इसकी पूरी तवज्जो इनके आमदोरफ्त पर रहती। इसने अच्छी तरह पता लगा लिया कि जज तकरीबन 1 बजे रेस्टोरेंट में आता है और 2-3 बजे तक वापस कोर्ट के लिए निकलता है। खिड़की से हटकर निक किचन में आया और मिनी फ्रिज से कल रात का बचा हुआ मशरूम पिज्जा निकाल लिया। निक ने इसे गर्म करने में जहमत नहीं की। खाने के बाद वो वापस आया और फोल्डिंग स्टूल को खोलकर खिड़की के साथ लगा लिया। रेमिंगटन पर रेल माउंट को फिट करते हुए इसने राइफल को खुली खिड़की के सामने रखा। बैरल के सिरे को कमरे के अंदर इस तरह रखा कि वो बाहर से नजर आए। स्कोप से आंख लगाते हुए इसने क्रॉस हेयर के जरिए द बिग 4 के दाखिली रास्ते को देखा। निक ने ट्रिगर के गिर्द अपनी उंगली घुमाई और इंतजार किया। 1 या 2 मिनट बाद इसकी उंगली कांपने लगी। इसकी इस तरारी हरकत से राइफल चंद मिलीमीटर बाएं की जानिब हो गई। निक आर्मी का एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता निशानेबाज था।
इसने 3 जंगों में हिस्सा लिया था। अफगानिस्तान में इसने शार्प शूटर के तौर पर दुश्मन के कई सिपाहियों को मारा था, लेकिन अमेरिकी सरजमीन पर एक बेगुनाह शख्स पर गोली चलाने के ख्याल ने इसे लम्हा भर के लिए महफूज कर दिया। इसने एक बोझल सांस खारिज की और दीवार पर लगे क्रॉस की तरफ देखा, फिर राइफल के स्कोप को एहतियात से इस तरह एडजस्ट किया कि एक बार फिर पार्किंग, वॉल्ट, स्टैंड और रेस्टोरेंट के सामने वाले दरवाजे के दरमियान था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, निक का दिल घबराया हुआ था। अपने पोशीदा आसाब को पुरसुकून देने के लिए वो थोड़ी देर के लिए राइफल से दूर चला गया। सिंह के पास आकर इसने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारे, चंद गहरी गहरी सांसें ली और वापस स्नाइपर राइफल की तरफ लौट आया। 2:30 बजे के बाद निक ने जज वेट्रस और ईथन ल्यूट को दी बिग फोर से बाहर आते देखा। जिस जगह खड़े होकर विंटर्स ने अपना टिकट पार्किंग में दिया, वो क्रॉस हेयर के एन दरमियान था। निक के पास इसके सर का निशाना लेने का बेहतरीन मौका था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, इसी वक्त रेस्टोरेंट से निकली 2 खवातीन अचानक विंटर्स के पीछे मुतार हुई। पहली की उम्र 30 के करीब थी, मजबूत जिस्म से एथलीट लगती थी। इसके सुनहरे बाल इसके नीले रंग के स्वेटर पर लहरा रहे थे। दूसरी औरत भी 30 की दहाई में थी, पहली से चंद पाउंड्स वजनी, ब्रेव हैट और मैचिंग स्कार्फ लिए। निक राइफल के स्कोप के करीब झुक गया। शीशा इसकी पलकों को गुदगुदा रहा था। इसने गोली चलाई और निशाना मुकम्मल तौर पर खता हो गया। रेस्टोरेंट के साइबान के नीचे सुनहरे बालों वाली औरत जमीन पर गिर गई। हैट वाली औरत चीखने लगी। जब इसने अपने दोस्त को जमीन पर तड़पते देखा, इसका बाजू खून में तर हो चुका था। ल्यूट और पार्किंग वाल बौखलाए हुए खड़े थे। विंटर्स ने ही हवास बहाल रखे और इस खतरे के एहसास के साथ कि कोई स्नाइपर आसपास है, इसने फौरन ही ल्यूट, वाल्ट और हैट वाली औरत को रेस्टोरेंट के अंदरूनी से बंद धकेला। थोड़ी देर में 2 पुलिस वाले और पैरामेडिक स्टाफ पहुंच चुका था। वेल्चू स्ट्रीट पर सैन फ्रांसिस्को की सेंट्रल पुलिस स्टेशन की अफरा तफरी की हालत में था। 3 डेस्क अफसरान घबराए हुए लोगों के फोन कॉल का जवाब दे रहे थे, जबकि वर्दीपोश पुलिस एहलकार इमारत के अंदर और बाहर का गश्त लगा रहे थे। ये अफरा तफरी इस दिन के नोब हिल की शूटिंग का नतीजा थी। परेशान रिहायशी डरे हुए फोन पर पूछ रहे थे कि स्नाइपर पकड़ा गया या नहीं। कुछ और ने दावा किया था कि उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों, स्टेट पार्क्स, हॉक हिल, कोर्ट टावर और गोल्डन गेट ब्रिज में भी राइफल के साथ स्नाइपर को देखा। इन्हें मालूम नहीं था कि 1 घंटा पहले ही डिटेक्टिव ने इस जगह का पता चला लिया था जहां से गोली चलाई गई थी। पुलिस 9वीं मंजिल पर निक के स्टूडियो अपार्टमेंट में दाखिल हुई। इन्हें स्नाइपर राइफल, एक स्लीपिंग बैग और मुकद्दस बाइबल मिली। तहम निक फरार होने में कामयाब हो गया और इसकी तलाश जारी थी। डेस्क ऑफिसर अरेता चंद एक कॉल पर थी जब मुनासिब कामत वाला गोल्ड क्रॉस पहने एक शख्स इसके पास आया। इसके बाल पसीने में नम थे और आंखें खून आलूदा थी। माफ़ कीजिएगा, आदमी ने कहा और इसकी आवाज़ खोद रही थी। सर 1 मिनट इंतजार कीजिए। ऑफिसर चिन ने इसकी तरफ देखे बगैर ये बात कही और फिर फ़ोन पर बात करने लगी। आई एम सॉरी मैम, डिटेक्टिव ह्यूटन इस वक्त मौजूद नहीं। मैं आपकी कॉल इसके वॉइस मेल पर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। चिन के सामने खड़े शख्स ने इंतजार करने की इस तरह को यकसर नजरअंदाज कर दिया। मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूँ, इसने कहा। मैं नॉब हिल शूटर हूँ। निक ने सरेंडर करने वाले अंदाज में हाथ उठा लिए। इब्तदाई समात में निक परेशान नजर आया। जैक रेडोल्फ इसकी अदालत का मुकर्रर करदा अटारनी खामोशी से खड़ा था। जब इसने गवाही देने से पहले उसको बाइबल की आयात सुनाई, सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट अटारनी स्कॉट बेका जैकब बोटली की तरफ देखा और सवालात उठाए। 3 अक्टूबर बरोज जुमा, क्या तुमने 1197 स्ट्रीट पर वाक़ अपार्टमेंट J9 की खिड़की से फायर किया था? हाँ। तुम्हारा इरादा किसी को मारने का था? हाँ। तुम किसे मारना चाहते थे? निक ने जवाब नहीं दिया। इसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप लिया। बरकात ने अपनी उंगलियां विटनेस स्टैंड के किनारे पर रखी। क्या ये जज चार्ल्स एलन विंटर्स था? निक ने दुआई अंदाज में अपना सर झुकाया। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे ईमान के जरिए आप मुझे निजात अता फरमाएं। मिस्टर निक, बराह करम सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारा इरादा जज चार्ल्स एलन विंटर्स को मारने का था? कत्ल एक गुनाह है, वो धीमे से पटोड़ा है। फिर भी तुम कत्ल करने के लिए निकले। बरका ने कहा, जज विंटर्स के बहुत से दुश्मन हैं। तुम आर्मी में निशानेबाज हो। मेरा ख्याल है किसी ने तुम्हें इसे मारने के लिए कहा है। रेडोल्फ ने अपना हाथ उठाया। ऑब्जेक्शन, ये महज कयास रही है। ओवर रूल्ड, जज बोटली ने कहा। बरकार ने सवाल जारी रखे। आर्मी कैप्टन के तौर पर तुम्हारी तरह $7,000 महाना है। इस शहर में रहने के लिए यकीनन नाकाफी। मुझे यकीन है कि तुमने इजाफी रकम हासिल करने के लिए मौका से फायदा उठाया। निक ने अपना सर झुका लिया। मैंने विंटर्स को नहीं मारा। नहीं, बरकार ने कहा, तुमने इसकी बजाय एक मासूम को जख्मी कर दिया। कैटरीना एविंस्टन नामी खातून, वो शायद अब कभी दाएं बाजू का इस्तेमाल ठीक से न कर पाए। खुदा मुझे माफ़ करे। मिस्टर निक, तुम पर 1st डिग्री मर्डर का इल्ज़ाम है जिसकी सज़ा 20 साल कैद की है। अगर तुम हमें बताओ कि जज विंटर्स को मारने के लिए तुम्हें किसने अदायगी की तो मैं हल्की सज़ा पर गौर करूँगा। बरका ने तवक्कुफ़ किया। मुझे एक नाम बताओ। निक ने आंखें बंद कर ली। वो कौन था मिस्टर निक? लम्हाती खामोशी के बाद निक ने झिझकते हुए कहा, कैप्टन ब्रोक्स। तमाम हाज़रीन ने अदालत चौंक कर रह गए। कैप्टन ब्रोक्स एक सज़ा याफ्ता
मंशियात का स्मगलर था जो सान क्विंटन में 15 साल की सजा काट रहा था। इसी तरह के मुजरिमों को आमतौर पर 5 साल की सजा मिलती है, लेकिन जज चार्ल्स विंटर्स ने इसे 3 किस्म के मंशियात रखने और तकसीम करने पर लगातार सजाएं सुनाई थी। बुनियादी तौर पर एक तवील अरसे के लिए दुनिया को इसके शर से महफूज कर दिया था। निक के मुताबिक ब्रोक्स ने इसे एरिया में अमरीकी फौजी के निशानेबाज बैजेस की गूगलिंग रिसेप्शनिस्ट के जरिए तलाश किया था। निक ने दावा किया कि इसे एक पैकेट मिला जिसमें $5000 नकद और एक नोट था, जिसमें काम होने पर मजीद 5000 का वादा किया गया था। बरका ने कहा जमानत $75000 मुकर्रर की जाए, लेकिन रेडॉल्फ ने रकम कम करने की दलील दी। रेडॉल्फ ने कहा योर ऑनर, निक एक जंगी हीरो है जिसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। वो जाहिर है कि एक ईमानदार आदमी है जो अपने किए पर दिल की गहराइयों से पेशेमान है। वो एक माहिर निशानेबाज है जिसका ज़मीर बर वक्त बेदार हुआ। यही वजह है कि जज विंटर्स अभी तक जिंदा है। मिस्टर निक ने कमांडर ब्रोक्स का नाम अदालत को बताने में भी इंतहाई ताउन किया है। मुझे यकीन है कि वो कम्युनिटी के लिए खतरा है। जज बोटली ने इससे इत्तेफाक किया और जमानत की रकम को $30,000 कर दिया। कम की जमानत की रकम निक के लिए ऐसी थी जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। इसकी जिंदगी की कुल बचत $32,000 थी, जो इसकी जमानत की रकम से कुछ ज्यादा थी। अगले सुबह एक बॉन्डमैन ने जमानत पोस्ट की और सुबह 11 बजे तक निक मैक्सिको की सरहद के पार लेक्स सेडान चला रहा था। गर्दन में पड़ी सोने की चेन को इसने एक झटके से तोड़ा और क्रॉस को हथेली में लेकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसने पैसेंजर सीट पर क्रिस्टीना एवेस्टन की तरफ देखा। इसकी आंखें चमक उठी। वो खुशी से मुस्कुरा दी, हालांकि इसका कंधा अभी तक प्लास्टर में था। बाजू कैसा है? निक ने पूछा। दर्द हो रहा है मगर जिंदा हूँ। निक ने इसके हाथ पर हाथ मारा। वो 20 साल पहले मिले थे वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। कैटरीना एक बासलाहियत एथलीट टेनिस खिलाड़ी थी जो दुनिया में 146वें नंबर पर थी। इसका कैरियर शुरू हुआ और इसने ग्रेजुएशन करने से पहले अकेडमी छोड़ दी। यूनिक से इसका राब्ता भी टूट गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका कैरियर खत्म हो गया और इसकी नाखुशगवार शादी तलाक पर खत्म हुई। नवंबर में इसने फेसबुक पर निक को तलाश किया। वो मिशन डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंच कैफे में मिले जिन्होंने स्कूल की यादें ताज़ा की। वेस्ट पॉइंट बारबेक्यू जहां उन्होंने पहली बार बोसा लिया और एक बुरा ड्रामा जो उन्होंने आयरन पावर हॉल में देखा था जब निक सो गया और कैटरीना को इसे जगाना पड़ा क्योंकि वो हराटे ले रहा था। वो एक साथ मुतमईन और आसूदगी महसूस करते थे। इनका रिश्ता इसी जज्बे के साथ दोबारा बहाल हुआ जैसे वो 2 दहाइयाँ पहले था। वो कहीं दूर जाने और एक नई जिंदगी शुरू करने का तस्वर करने लगे। परेशानी की बात यह थी कि निक ने साल में सिर्फ 80 ग्रैंड कमाए थे और कैटरीना ने बरसों में टेनिस के खिलाड़ी के तौर पर जो पैसे कमाए थे वो उड़ा दिए थे। लेकिन इसने एक कीमती चीज़ को संभाल कर रखा हुआ था और वो थी इसके दाएं बाजू पर $4 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल इसी लम्हे जब निक और कैटरीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े थे, सैन फ्रांसिस्को पुलिस का एक डिटेक्टिव कैमिडोर ब्रोक्स का इंटरव्यू ले रहा था। ब्रोक्स शदीद उलझन में था और मुसलसल कस्में खा रहा था कि इसे कोई अंदाजा नहीं कि निक कौन है और ना ही इसने कभी कोई अदायगी की है। डिटेक्टिव को यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि इन्हें दर हकीकत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है।